बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो सुबह का वक्त था। मैं अम्मा के साथ काम करवा रही थी जब हमारे घर का दरवाज़ा खुला। मैंने और अम्मा ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा तो अब्बा अपने साथ किसी बच्ची को लेकर घर में दाखिल हो रहे थे। हम दोनों उलझी हुई सी अब्बा को देखने लगी क्योंकि वो बच्ची हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी। अब्बा हमारे पास आए और बोले कि ये मेरे मरहूम दोस्त अयाज की बेटी है। उसका बाप मरा तो माँ ने कुछ ही माह बाद दूसरी शादी कर ली। इसकी अब कोई जगह नहीं रही। अम्मा शायद अब्बा के उस दोस्त के बारे में जानती थी, इसलिए उन्होंने हैरत से उस बच्ची को देखा और बोली कि इसके बाप का घर कहाँ गया। वो तो बहुत पैसे वाला मर्द था और घर भी बहुत बड़ा था उसका। अम्मा की हैरत पर अब्बा ने अफसोस से बच्ची को देखा और बोले कि इस बड़े घर पर इसके बाप के घर वालों ने कब्जा कर लिया और इसको बेघर कर दिया। अब्बा की बात पर अम्मा भी अफसोस करने लगी और हड़बड़ाहट में अब्बा से जाने क्या क्या बातें करने लगी। मैं खामोश उस बच्ची को देख रही थी। मैं खुद कम उम्र थी मगर वो बच्ची मुझसे भी 2-3 साल छोटी थी। वो निहायत खूबसूरत थी। उसके बाल सुनहरी माइल थे और रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी। वो बच्ची खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। मुझे उसका सपाट चेहरा अजीब लग रहा था। उसका जिक्र करते हुए मेरे वालिदैन इतना अफसोस कर रहे थे मगर वो लड़की सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। मैंने ये सोचा कि वो कम उम्र बच्ची है, इसलिए उसे अपने हालात का अभी ठीक से अंदाज़ा नहीं है। अम्मा और अब्बा जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। फिर अब्बा ने कहा कि इसके रिश्तेदारों का तो खून सफ़ेद हो चुका है मगर खैर है, हम इस बच्ची की कफालत करेंगे। इसके हिस्से का रिज़्क अल्लाह देगा। चलो ये भी तुम माँ बेटी के कामों में हाथ बटा दिया करेगी। अम्मा ने सर हिला दिया और मुझसे बोली कि बहन को अपने साथ कमरे में ले जाओ और इसे अब अपने साथ सुलाना। मैं उस लड़की को अपने साथ कमरे में लेगी। वो अपने सामान का बैग लेकर आई थी। कमरे में पहुंचकर उसने अपना बैग खोला तो मैं उसका सामान देखकर हैरान रह गई। वो अपने साथ इतने महंगे कपड़े और अपनी माँ के जेवरात तक ले आई थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने इतना सामान कहाँ से लिया? क्या तुम्हारी माँ अपने साथ नहीं ले गई? वो बोली कि ये सब मेरा सामान है, मैंने ये छुपा दिया था और अब अपने साथ ले आई हूँ। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो वो बच्ची मेरे कमरे में पूरी तरह काबिज होती चली गई। वो बहुत अजीब बच्ची थी। अक्सर वो अपनी चीज़ें छुपाती हुई नजर आती थी। ज़्यादातर वो कमरे में बंद रहती थी। मैं कमरे में जाती तो वो जल्दी से अपनी चादर में कुछ छुपा लेती और मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगती थी जैसे इंतज़ार कर रही हो कि कब मैं जाऊंगी। मैं उस लड़की की अजीबोगरीब हरकत से चौंक रही थी मगर फिर भी उसे हर बार नज़रअंदाज करती थी। लेकिन एक बात मुझे खटका रही थी, वो ये कि हमारे घर रहाइश के चंद दिन बाद ही वो लड़की अचानक कुछ सोई जागी सी लगने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लगती थीं और अक्सर वो ऐसी लगती थी जैसे नींद में बैठी हो। मुझे लगने लगा कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी क्योंकि वो खुद मुझे भी पराए घर जाकर नींद नहीं आती थी। मैं गैर महसूस तरीके से उसका ख्याल रखने लगी और रात को अचानक जागकर उसे चेक करने लगी मगर वो मज़े से सो रही होती थी, जिस पर मैं मुतमिन होने लगी। कुछ रोज़ गुजरे तो मैंने उस बच्ची से कहा कि अब तुम हमारे साथ काम करवाया करो। मुझे अब उस लड़की पर तरस नहीं आता था। शुरू में मुझे अफसोस होता था मगर मैं कुछ रोज़ से देख रही थी कि उस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो हमारे घर में महारानियों की तरह रहने लगी थी। कमरे में बंद जाने क्या क्या करती रहती थी। अम्मा उसके लिहाज में खामोश थी कि शायद वो गम की कैफियत से गुजर रही हो मगर मैं जानती थी उस लड़की को अपने हालात का कोई दुख नहीं है। काम की हिदायत पर अम्मा ने भी खामोशी से उस लड़की को देखा था। वो पहली बार गड़बड़ा गई थी, फिर बिना कुछ कहे सर हिला दिया। मैं खुश होगी कि अब मेरे कामों का बोझ कुछ कम हो जाएगा, लेकिन उस लड़की ने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो इतनी अजीब थी कि मैं चंद दिनों में ही हैरत से गूंग रह गई। वो खाने पीने के वक्त उठकर आ जाती मगर जब अम्मा उसे काम के लिए बुलाती वो कुरान खोल कर बैठ जाती। अम्मा कुरान पाक के लिहाज में खामोश हो जाती मगर मेरा खून खोलने लगता। कुछ दिन तो मैंने खामोशी से ये तमाशा देखा और अम्मा को दबे दबे अल्फाज में कहा कि जैसे मुझ पर सख्ती करके मुझे काम सिखाया और काम करने की ताकीद की, वैसे इस लड़की पर भी सख्ती की जाए। मगर अम्मा मुझे ये कहकर खामोश करवा देती कि वो बिन माँ बाप की बच्ची है, उसे डांटा या सख्ती की तो सहम जाएगी और इसे हमारी सख्त बात भी महसूस होगी। अम्मा ने कहा कि वो अभी छोटी है, कुछ बड़ी होगी तो समझ आएगी। मैं गुस्सा होने लगी और बोली कि मैं भी कम उम्र थी जब काम सीखा था। हम इस बच्ची के बाप की तरह अमीर ना थे। मेरे अब्बा मजदूर पेशा इंसान थे, हम मुलाजिम नहीं रख सकते थे। मुझे अम्मा के साथ काम करवाना पड़ता था क्योंकि अम्मा अकेली पूरा घर नहीं संभाल सकती थी। मेरे अब्बा बहुत मेहमान नवाज इंसान थे। हमारे घर अक्सर मेहमान आए रहते थे और काम बढ़ जाता था। मैं इकलौती बेटी थी, फिर भी मुझे काम करना पड़ता था और वो लड़की हमारी मोहताज बनकर इस घर में आई थी, फिर भी उसे
اتنے نخرے تھے میرے غصے کرنے پر اماں مجھے ہی چپ کرواتی کہ کوئی بات نہیں، وہ بچی ہے اور اس نے الگ ماحول میں پرورش پائی ہے، ہمیں اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر مجھے وہ بچی عجیب لگنے لگی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر جانے کیا کام کرتی تھی، اور اس کی وہ سستی اور سرخ آنکھیں مجھے سوچ میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ وہ نیند بھی پوری لیتی تھی، مگر جانے کیوں وہ ایسی لگتی تھی۔ دن بھر وہ کیا کرتی تھی میں وہ نہیں جان پائی تھی۔ وہ جب کپڑے بدلنے لگتی تو کتنی دیر تک کمرے کا دروازہ کنڈی لگائے رکھتی، یا نہانے جاتی تو وہاں بھی کتنی دیر بند رہتی کہ اماں کو دروازہ بجا کر اسے بلانا پڑتا۔ مجھے اس بچی سے الجھن ہونے لگی تھی کہ وہ کمرے پر قابض ہو گئی تھی اور ہم سے ہی سارا کام کرواتی تھی۔ میں نے غصے میں اپنا آدھا کام چھوڑ دیا۔ اماں سے بولی کہ آئندہ سے آدھا کام وہ لڑکی کرے گی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں اب اسے ضرور کام کرنے کا کہیں گی اور وہ لڑکی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ میں اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں مالکن نہیں ہے، اسے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری طرح ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن مجھے جھٹکا تب لگا جب وہ بچی پھر بھی ڈھیٹ بنی رہی، اور جب اسے اماں کام کا بولتی وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی اور اماں اس کے حصے کا کام خود کرنے لگتی تھی۔ مجھے اس بات پر غصہ آتا تھا۔ الٹا اماں اس کے لیے فکر مند رہنے لگی اور مجھ سے بولی کہ کیا وہ بچی اچھے سے نیند لیتی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور مزے میں زندگی گزار رہی ہے، اسے تو کام بھی نہیں کرنا پڑتا اور وہ کھاتی بھی خوب تھی۔ میرے جواب پر اماں چپ سی ہوگی اور کچھ دیر بعد بولی کہ یہ لڑکی کپڑے بدلنے کے بہانے کمرے میں اتنی دیر کیوں بند رہتی ہے؟ نہانا بھی اسے ہر دوسرے دن ہوتا ہے، وہاں بھی دیر لگا دیتی ہے، آخر یہ کیا کرتی رہتی ہے؟ پھر اماں بولی کہ تمہارے ابا مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ لڑکی جب آئی تھی تو کتنی خوبصورت اور گلابی سی تھی، مگر اب اس کا رنگ تھوڑا زرد لگنے لگا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پرائی بچی ہے، ذمہ داری تو اٹھا لی، مگر اسے کچھ ہوا تو پچھلے ہمارے سر پر ناچیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، کیونکہ میں خود بھی چھوٹی لڑکی تھی۔ میں وہ سب نہیں دیکھ پا رہی تھی جو تبدیلی اس بچی میں میرے والدین دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن بعد تو اماں ابا اتنے پریشان رہنے لگے کہ جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھتے رہتے۔ ہم دونوں جب سونے کے لیے کمرے میں جاتی تو اماں اچانک کمرے میں آ جاتی اور پھر میرے پوچھنے پر بہانے سے بولتی کہ میں بس دیکھنے آئی تھی کہ سو گئی ہو یا جاگ رہی ہو۔ میں حیران ہونے لگی، کیونکہ جب میں اکیلی رہتی تھی تو کبھی اماں ابا ایسے میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، مگر اب اس لڑکی کے آنے کے بعد سے وہ گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے اماں ابا میرے لیے بھی محتاط ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ لڑکی کسی خفیہ سرگرمی میں مبتلا تھی اور اس میں کیا تبدیلی پیدا ہو رہی تھی جو میرے والدین کو چونکا رہی تھی اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑا رہی تھی۔ جب سے وہ لڑکی آئی تھی اس نے ہم گھر والوں کا سکون اڑا دیا تھا۔ اماں ابا کے اور مسائل تھے، جبکہ مجھے تو اس کا کام نہ کرنا اور میرے کمرے کی ہر چیز پر قابض ہونا ہی غصہ دلائے رکھتا تھا۔ ایک روز میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، اماں نے مجھے آرام کرنے کا کہا تو میں بھی سست سی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ حالانکہ مجھے اس لڑکی سے کوئی امید نہ تھی کہ وہ میری اماں کا ہاتھ بٹائے گی، مگر میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کوئی کام کر سکتی۔ اس روز مجھ پر اس لڑکی کا عجیب سا روپ آشکار ہوا تھا جسے دیکھ کر میں سکتہ زدہ رہ گئی تھی۔ میں اس وقت کمرے میں بیٹھی تھی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے دوائی ڈھونڈنے کے لیے جب اپنی الماری کھولی، وہاں اس بچی کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ میں پرسوچ نظروں سے اس کا سامان دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلے روز سے محسوس کیا تھا کہ وہ بچی مجھے اپنے سامان کو دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، اور اگر کبھی میں اس کے سامان کو ہاتھ لگاتی وہ تیر کی طرح میرے سر پر سوار ہو جاتی اور اپنا سامان چھین لیتی۔ میں ایک نظر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی باہر تھی، کیونکہ سردیوں کے دن تھے۔ وہ دن کے وقت دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کا سامان کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کے پاس شاید اس کے ماں کے مہنگے لباس رکھے ہوئے تھے، بھاری زیورات بھی سونے کے تھے۔ میں اس بچی کی ہمت پر حیران تھی، کیونکہ وہ مجھے پہلے روز جو بات بتا چکی تھی کہ یہ سامان میرا ہے، میں نے چھپا دیا تھا، یعنی وہ اپنی ماں کا سامان چراتی تھی۔ میں سادہ والدین کی بیٹی تھی، مجھے سونے کے زیورات یا مہنگے کپڑوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو اس لڑکی کی جرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی میں وہ سامان دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکی کمرے میں آ گئی۔ وہ چیختے ہوئے میرے پاس آئی اور اس کی اگلی حرکت نے مجھے یکدم گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ وہ بری طرح چیختی مجھ پر غصہ کر رہی تھی اور مجھے برا بھلا بول رہی تھی۔ میں گھبرا کر اسے وضاحت دینے لگی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ شور کی آواز پر میری اماں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ لڑکی غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ اماں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں اس بچی کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک رہی تھی۔ کوئی بھی انسان عام سامان کے لیے اتنا غصہ نہیں کرتا۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ غصے سے بولی کہ آپ کی بیٹی میرا سامان چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے الزام پر میں تڑپ گئی، جبکہ اماں پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اماں جانتی تھی مجھ میں چوری کی عادت نہیں ہے،
अम्मा ने नरमी से उस लड़की को समझाया कि देखो ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसे क्या ज़रूरत तुम्हारा सामान चोरी करे, और तुम हमारे घर इतने दिन से रह रही हो, क्या तुम्हारा कोई सामान पहले चोरी हुआ है। अम्मा की बात पर वो बेसाख्ता चुप होगी, मगर मैंने देखा था कि उसका चेहरा गुस्से से ज़्यादा घबराहट का शिकार था। मुझे उसका अंदाज खटका रहा था। आखिर उसके सामान में ऐसा क्या छुपा हुआ था कि वो घबरा रही थी। बच्ची को भी बखूबी अंदाज़ा था कि उसका सामान इस घर में चोरी नहीं होने वाला, इसीलिए उसने लापरवाही से खुली अलमारी में ही सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन इस वक्त वो किसी और वजह से घबरा गई थी। अम्मा उसे इत्मीनान दिलाने लगी और मुझे भी डांटा कि तुम उसके सामान में क्यों झांक रही थी, उसकी ज़ातियात में दखल अंदाजी मत किया करो। अम्मा को लगा कि शायद मैं वाकई उसके सामान की छानबीन कर रही हूँ। मैं उस लड़की के अजीब रवैये की वजह से झटका खाए खड़ी थी। अम्मा के डांटने पर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं तो दवा ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द था। मैंने अपनी दवाएं उसी अलमारी में रखी हुई थी, क्योंकि ये पहले मेरी ही अलमारी थी। मैंने तलखी से ना चाहते हुए भी उस बच्ची को जता दिया था कि ये मेरा कमरा और ये अलमारी मेरी ही थी जिस पर वो कब्जा किए बैठी थी। वो बच्ची फिर भी तीखी नज़रों से मुझे घूरती रही थी। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम जाकर अपनी जगह लेट जाओ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, अब लड़ाई बंद करो तुम दोनों। मैं अम्मा की बात पर अपनी जगह पर जाकर लेट गई, मगर वो बच्ची कितनी देर अपना सामान यहाँ वहाँ करती, जाने क्या छुपाती रही थी। मैं उसे पुरसोच नज़रों से देख रही थी। आज छोटी सी बात पर वो झगड़ा कर चुकी थी। इस पर मुझे चाहिए तो ये था कि मैं आइंदा उसके सामान की तरफ बिल्कुल ना देखती, मगर मैं उसके रवैये की वजह से तजस्सुस में मुब्तला हो चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मैं एक बार उसके सामान की तलाशी लूँगी। मेरे दिल में ये बात थी कि वो हमारे घर में रहती है तो उसकी निगरानी करना हमारा फ़र्ज़ था। यही सोचकर मैं हर वक्त उस लड़की पर नज़र रखने लगी और मौके की तलाश में रहने लगी कि कब वो लड़की हटे तो उसकी चीज़ों की तलाशी लूँ, मगर वो लड़की बिल्कुल भी मौका ही नहीं देती थी। उस रोज़ के बाद से वो भी कुछ ज़्यादा मोहतात हो गई थी। जितने दिन मैं बीमार रही वो लड़की भी कमरे के गिर्द मंडलाती रहती थी। मैं ठीक हो गई तो फिर से मामूल के काम निपटाने लगी, मगर अब मैं भी अक्सर उस लड़की की तरह फारिग होती ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। कमरा मेरा था तो हक भी मेरा ज़्यादा था। वो लड़की मेरी ज़िद में कमरे में रहती थी और अम्मा हमारे हर वक्त कमरे में बंद रहने की वजह से परेशान रहने लगी और अक्सर मुझे आवाज़ें देकर बुलाती। अम्मा मुझे बाहर काम में मसरूफ़ रखती ताकि मैं ज़्यादा वक्त कमरे में उस लड़की के साथ अकेली ना रहूं, जबकि मैं गुस्सा होती थी। मैं अम्मा से लड़ने लगती थी कि वो उस लड़की को काम क्यों नहीं कहती, सारा दिन मुझे क्यों साथ लगाए रखती हैं। अम्मा उल्टा मुझे ही खामोश रहने का कहती, मगर मुझे उस लड़की से शदीद नफरत सी होने लगी थी। फिर एक रोज़ मुझे उस लड़की का सामान खोलने का मौका मिल गया। वो हमेशा की तरह नहाने गई थी और नहाने के लिए वो बहुत वक्त लेती थी। इस वक्त में पीछे मैंने जल्दी से उसका सामान खोला और कपड़े एक एक करके देखने लगी। तभी उसके सामान में से कोई चीज़ गिरी। मैंने झुककर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटने वाली होगी। मैं हैरत ज़दा सी वहीं खड़ी थी कि अम्मा ने मुझे पुकारा। मैंने जल्दी से उस लड़की का सामान फिर से रख दिया और कमरे से बाहर निकली। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें वाज़े हो रही थी, दिमाग उलझा हुआ था। मैं गायब दिमागी से अम्मा की बात सुन रही थी। तब वो लड़की भी नहाकर निकल आई। वो पहले की निस्बत उस रोज़ जल्दी नहाकर निकली थी, क्योंकि उसको अब भी मेरी तरफ से खौफ था कि मैं उसका सामान खोल कर न देख लूँ। वो बाहर निकली और मुझे अम्मा के पास बैठाकर वो यकदम पुरसकून होगी और कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि उसका इत्मीनान देखकर मुझे यकदम उस रोज़ सामान खोलने पर उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट की वजह समझ आई थी। मैं उसी दिन खटक गई थी कि उसके सामान में कुछ पोशीदा है, मगर अब तो मैं अपनी आंखों से देख भी चुकी थी। मैं परेशानी से सर पकड़कर बैठी। वो लड़की मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी बनकर आई थी और जो हरकतें कर रही थी वो मेरे वालिदैन को बदनाम करवाने वाली थी। मैं पूरा दिन सोचती रही कि इससे बात करूं या नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अम्मा को बताती। मुझे एक खौफ था कि शायद अम्मा ये बात सुनने के बाद हर वक्त हम पर कड़ी नज़र रखने लगेगी और मैं यूँ सख्ती और रसूल वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मुझे अपनी लापरवाही अजीज़ थी, इसलिए मैंने खुद उस लड़की से बात करने का सोचा। और रात को जब हम दोनों सोने लगे तो मैंने उसे पहली बार मुखातिब किया। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि आज मुझे तुम्हारे सामान में से मोबाइल मिला है जो कि बहुत महंगा और बड़ा है। वो मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है? वो बच्ची मेरी बात पर पहले तो घबरा गई, मगर फिर बोली कि वो तो मेरे पापा का है और मैंने निशानी के तौर पर रखा हुआ है। मैंने उससे कहा कि निशानी रखने के लिए सिम ऑन रखना ज़रूरी नहीं होता, जबकि तुम्हारे मोबाइल में सिम भी ऑन है और कुछ मैसेज भी आए हुए थे, मगर मोबाइल लॉक होने की वजह से मैं देख नहीं पाई। मेरी बात पर वो झटके से उठ बैठी। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली कि तुमने मेरा सामान क्यों खोला? वो मेरे बाप का मोबाइल है, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे भी रखूँ, तुम मेरे मामलात में दखल मत दो।
उस लड़की की दीदा दलेरी पर मैं भी गुस्से में आ गई और उससे बोली कि अगर कुछ गलत नहीं तो फिर तुम छुपाती क्यों हो, और तुम इस घर में अपनी मर्जी से नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारे उसूलों के मुताबिक रहना होगा। मैंने गुस्से से कहा कि सुबह मैं अब्बा को सब बताऊंगी, फिर उनको जवाब देना। मेरी इस बात पर वो अचानक लहजा बदल गई और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं अब्बा को कुछ ना बताऊं। वो रोते हुए मुझसे बोली कि इस मोबाइल में मेरे वालिदैन की तस्वीर और निशानियां हैं, मैं इन्हें देख देख कर जीती हूँ, तुम अपने अब्बा को बताओगी तो वो मुझसे मोबाइल छीन लेंगे। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी। उसकी घबराहट देखकर मुझे पहली बार उस पर तरस आया और मैंने कहा कि ठीक है, तुम वो मोबाइल रखो, मगर इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं तुम पर नज़र रखूंगी, जहाँ मुझे कुछ गलत महसूस हुआ मैं तुम्हें अगला मौका दिए बिना अपने अब्बा को मोबाइल का बता दूंगी। वो मुझसे बोली कि नहीं, मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ वो मोबाइल अपने पास रखना है, वो मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। उसने मुझे जज्बाती सी बातें की और मैं भी उसकी बातों में आ गई। मोबाइल रखने की इजाज़त देकर मैंने उस पर पूरी तरह से एतबार नहीं किया था, इसलिए धमकी भी दे दी। मुझे लगा कि बस यही मोबाइल ही था जो उसके सामान में छुपा हुआ था और अब कुछ बाकी नहीं है, मगर मैं गलत थी। उस लड़की की असलियत मुझ पर अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी। मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, मगर उस बच्ची के सामने तो मैं बेवकूफ़ तरीन लड़की थी जो एक मोबाइल की बात पर ही मुतमिन होगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो बच्ची कितना ख़तरनाक काम सरअंजाम दे रही थी, जिसमें वो मोबाइल भी मददगार था। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं अम्मा को बता देती। मैंने ये नहीं सोचा कि इस बच्ची की सेहत क्यों गिरती जा रही थी और रंग क्यों ख़राब हो रहा था। मैं उस बच्ची की तरफ से मुतमिन होगी और कुछ दिन तो उसके साथ मेरा रवैया भी अच्छा रहा, मगर उस बच्ची का यूं बैठकर खाना और कमरे में घुसे रहना मुझे ज़्यादा दिन नरमी पर नहीं रख पाया और मैं फिर से चिढ़ने लगी। तभी एक रोज़ अम्मा ने सिलाई मशीन लगाई और मुझे साथ कपड़े धुलवाने का कहा, मगर मैंने अम्मा से कहा कि इस बच्ची से कहें कि वो कपड़े धुलवाए, आज मैं आराम करूंगी। मेरी जिद पर अम्मा ने उसे बुलाया तो वो हमेशा की तरह वुजू करके कुरान पाक उठाकर बैठ गई। अम्मा ने बेबसी से उसे देखा और खामोशी से कपड़े धोने लगी। मुझे उस लड़की की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आया था। वो हमारे घर का खा पी रही थी, उसे अम्मा अब्बा ने सगे माँ बाप की तरह प्यार दिया हुआ था, मगर उसे अम्मा अब्बा का कोई एहसास नहीं था। अम्मा अकेली काम करती तो वो भी करने देती थी, मैं बेटी थी, मुझे ही जिद छोड़ना पड़ती थी। मैं उस रोज़ भी जिद छोड़कर अम्मा के साथ कपड़े धुलवाने लगी, लेकिन मुझे अपनी माँ को अकेले काम करता देखकर शर्मिंदगी होती थी। मैं कपड़े धो रही थी और उस लड़की को सर्द नज़रों से देख रही थी। जब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, वो लड़की बार बार कुरान पर झुकती और फिर सीधी होकर कुरान पढ़ने लगती। मैंने गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कुरान को सिर्फ देख रही थी, शायद दिल में पढ़ रही थी, मगर लब नहीं हिल रहे थे। तो मुझे अचानक मोबाइल का ख्याल आया और मेरे अंदर तैश की एक लहर सी उठी थी। वो लड़की कुरान के नाम पर सरेआम मोबाइल उठाए बैठी थी। अगर अम्मा को पता चल जाता तो अम्मा ये बात राज रखने पर मुझे भी साथ डांटती। मैंने गुस्से से जाकर उस लड़की से कुरान छीना तो अचानक उस बच्ची को झटका लगा और मेरे लबों से चीख निकली। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मेरी चीख पर अम्मा उठकर आई तो वो भी उस बच्ची को देखकर लड़खड़ा गई। उस बच्ची का नाक और मुंह खून से भरा हुआ था और कुछ खून कुरान पर भी लगा हुआ था। उसकी हालत मुझे खौफजदा कर गई, जबकि अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कुरान पाक के सफ़े साफ किए और जाकर अलमारी में रख दिया, जबकि अम्मा उस बच्ची को सीधा कर रही थी। फिर अम्मा ने मुझे उस बच्ची के पास बैठने का कहा और ख़ुद घर से बाहर भागी। हम दोनों माँ बेटी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं उस बच्ची के साथ बैठी खौफ बड़ी नज़रों से उसे देख रही थी, जो आंखें बंद किए पड़ी हुई थी और पहली बार बहुत बेज़रर और मासूम लग रही थी। मैंने चारपाई से नीचे लटकता उसका बाजू थाम कर सीधा किया तो मुझे उसके हाथ में कुछ महसूस हुआ। जो मैंने उसकी मुट्ठी खोली तो मेरी आंखें फटने वाली होगी। वो साकित सी उस बच्ची का मुंह देखने लगी। वो इतनी कमसन सी बच्ची थी जो ये काम कर रही थी। अम्मा यकीनन मेरे अब्बा को बुलवाने गई हुई थी। मैंने उस बच्ची की मुट्ठी से मिली चीज़ अपने दुपट्टे में छुपा ली। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे अपनी कम अकली पर गुस्सा आने लगा। उसी वक्त अम्मा भी अब्बा के साथ घर में दाखिल हुई और इस लड़की को लेकर वो दोनों अस्पताल के लिए निकले। मैं घर पर अकेली हो जाती, इसलिए अम्मा ने मुझे भी साथ लगा लिया। हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे दाखिल कर लिया। उसका चेकअप हो रहा था और मैं अम्मा के साथ बैठी दुआ कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक हो। अम्मा भी रो रही थी और एक ही बात किया जा रही थी कि मैंने कहा भी था कोई मसला है। उस लड़की की सेहत ख़राब हो रही थी और रंग भी जर्द हो गया था। देखो आज वो किस साल में पहुंच गई। अम्मा रोती जा रही थी कि हमने लापरवाही बरती, जबकि मैं सर झुकाए सोच में गुम बैठी थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि असल में वो बच्ची किस काम में लगी हुई थी। कितनी देर हम वहाँ बैठे रहे और फिर अब्बा बाहर निकले तो उनके कंधे ढलके हुए थे। अम्मा और मैं घबराकर अब्बा के पास पहुँचे तो अब्बा ने कहा कि दुआ करो,
وہ بچی ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں اپنے مرحوم دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ابا افسردہ تھے، پھر اچانک چونک کر ابا نے مجھے دیکھا اور مجھے خود سے لگا کر بولے کہ تم تو ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا جی ابا میں ٹھیک ہوں۔ اماں حیرت سے ابا کو دیکھ رہی تھی کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا، بچی کو چھوڑ کر وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ابا کو کیا خوف لاحق ہو رہا تھا۔ وہ اس بچی کی وجہ سے میرے لیے بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ وہ اور میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ ابا اب ایک طرف جا کر اماں کو سب بتا رہے تھے اور میں اداس سی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی، کیونکہ سچ میں پہلے ہی جان چکی تھی۔ وہ بچی رات تک بہتر ہوئی اور ہوش و حواس میں آئی تو ہم تینوں اس کے پاس پہنچے۔ وہ ساکت نظروں سے کمرے کی چھت دیکھ رہی تھی۔ ابا اداسی اسے دیکھنے لگے اور اسے بولے کہ ڈاکٹر بتا رہا تھا تم بہت مہنگا نشہ لے رہی ہو، اور ایسا تم کافی وقت سے لے رہی ہو، تم کم عمر ہو، اس لیے وہ نشہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا رہا ہے۔ ابا نے اسے پوچھا کہ تم نے وہ نشہ کہاں سے لیا، اور آخر ہماری محبت میں کہاں کمی تھی کہ تم نے یہ کام کیا؟ وہ ابا کی محبت بڑے لہجے پر رونے لگی اور بولی کہ بابا کی موت اور ماما کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہتی تھی، تو میری پھپھو کے بڑے بیٹے نے مجھے 2 پوڑیاں دی تھیں کہ یہ چھپ کر لیتی رہنا ٹھیک رہو گی۔ وہ بولی کہ آپ کے گھر جب میں آئی تو وہی لینا شروع کر دی اور مجھے سب بولنے لگا۔ اس کزن نے موبائل سے رابطہ رکھا اور ہر وقت تاکید کرنے لگا کہ وہ پاؤڈر لیتی رہنا، جب ختم ہو تو بتانا اور بھیجوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہی 2 پوڑیاں میرا یہ حال کر گئی۔ وہ رو رہی تھی اور ہم تینوں اس درندہ صرف لڑکے کی چال پر ساکت رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت وہی پاؤڈر والی پوڑی تھی جو مجھے اس بچی کے ہاتھ سے ملی تھی۔ معصوم بچی کو اس نشے کا عادی کر کے جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابا نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹروں سے بات کر کے اس کا علاج کروایا۔ اس نے خود اپنی ماں کے مہنگے زیور سے اپنے علاج کی رقم دی، کیونکہ علاج مہنگا تھا اور وہ کافی بہتر ہو چکی ہے اور ہمارے گھر کو گھر سمجھنے لگی ہے۔ ابا نے اسے موبائل بھی لے کر پھینک دیا ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ ہمیں بر وقت اس کی حالت کا پتہ چل گیا، ورنہ شاید یا وہ مر جاتی یا پھر وہ گٹیا لڑکا اس کا شکار کر لیتا اور ہمیں خبر ہی نہ ہو پاتی۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔